पोक सेक्युलर गैंग ताली बजा रहा है। क्या रिया के गुनाह छिपाने के लिए कंगना रनौत को गाली दे रही है सोनिया सेना? संजय राउत ने शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए कंगना को हरामखोर कहा था। आप हुक्का पानी लेकर कंगना रनौत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या वाकई कंगना रनौत बहाना है और उद्धव ठाकरे निशाना है? कंगना। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश गढ़वी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। पिछले 5 महीनों में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं और वो ये नौकरियां हैं जो संगठित क्षेत्र से हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, जिसमें व्यक्ति की पीएफ कटते हैं और वो सैलरीज बैंक में आती है, यानी कि सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है कि ये व्यक्ति नौकरी कर रहा है। ऐसे लोग 2 करोड़ 10 लाख हैं जिनकी नौकरियां 5 महीने में समाप्त हो गई हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है? फिलहाल स्थिति है कि जिन मुद्दों पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, गुजरात में छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सच है? भर्ती की कमाई से गुजरात और पूरे देश में ये सरकारें कितना कमा रही है? किसानों की आत्महत्या पे मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों चुप है? नौकरियां गायब है, लेकिन इस देश की सरकार और इस देश की मीडिया इस मुद्दे को बड़ा नहीं समझ पा रही है और जीडीपी का ये हाल करने में कौन जिम्मेदार है? ये सारे मुद्दे रहेंगे आज हमारी चर्चा में शामिल। लेकिन सबसे पहले बात मुझे लग रहा है बेरोजगार लोगों की करनी चाहिए। एक दिन पहले 9 बजे 9 मिनट थाली और ताली बजा के इस देश के अलग अलग क्षेत्रों के युवाओं ने विरोध जाहिर किया। चाहे गुजरात हो या राजस्थान, पश्चिम बंगाल हो या उड़ीसा, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, लगभग सभी क्षेत्रों के छात्रों ने इस बात का आह्वान किया कि सरकारी नौकरियों में इतनी देरी होने का मुख्य कारण क्या है। कोरोना से अलग वो भर्तियां 2016 और 2017 से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। परीक्षा हुई है तो रिजल्ट नहीं मिला है, और अगर रिजल्ट मिल गया है तो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। मुझे लग रहा है इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए कि आखिर उन लोगों की गलती है क्या। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। सबसे पहले गौर कीजिए इन चेहरों पे। कमलेश सोलंकी, दिनेश भामणिया, राजन ठक्कर, युवराज सिंह जाडेजा, ये वो चेहरे हैं जो इस वक्त गुजरात के छात्रों की आवाज बने हैं, यानी कि छात्रों की तकलीफ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाके इन सभी लोगों को एफआईआर के तहत ये साबित करने की कोशिश की है कि ये लोग राज्य के विरुद्ध काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कमलेश सोलंकी कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? आईपीसी 115, आईपीसी 117, आईपीसी 120, आईपीसी 153, आईपीसी 152, आईपीसी 505, एपिडेमिक एक्ट, इसके साथ ही आईटी एक्ट भी कलम 74 और 84 भी लगाई गई हैं। यह बताता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है छात्रों के प्रति। हालांकि दिनेश भामणिया जो कि युवा शिक्षित बेरोजगार समिति को चला रहे हैं, उन पे भी सेक्शन 288, सेक्शन 188, सेक्शन 269, सेक्शन 270 लगाई गई है। युवराज सिंह जाडेजा पे सेक्शन 151, सेक्शन 188, सेक्शन 269, सेक्शन 270, राजन ठक्कर पे सेक्शन 188, सेक्शन 269, सेक्शन 270, अलग अलग धाराओं में इन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज करने। क्या ये बताता है कि सरकार संवेदनशील है? क्योंकि बड़ा रीजन ये बताया गया है कि क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए किसी भी तरह की आप ना तो रैली कर सकते हैं और ना ही किसी भी तरह का आंदोलन इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि स्थिति कोरोना वायरस की तरफ से पूरी तबाह हो चुकी है। पर दूसरी तरफ हम कौन सी तस्वीर देखते हैं? गुजरात के नए नवीले बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल पूरे राज्य में धड़ल्ले से रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और इसी का कारण है कि गुजरात के नए नवीले अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वो क्या स्थिति होती है जब वो रैली करते हैं। तो जो धाराएं लगाई गई हैं कमलेश सोलंकी पे, या फिर युवराज सिंह जाडेजा पे, या फिर राजन ठक्कर पे, या दिनेश भामणिया पे, इतना तो साफ हमें पता चलता है कि वो लोग इस तरह की रैली नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन पे इस तरह की धाराएं लगाई गई, तो फिर उनका क्या जो धड़ल्ले से कानून को ताक पर रख के गुजरात पूरे प्रदेश में रैली करते हैं। अगर आपने एपिडेमिक एक्ट बनाया है, गुंडा एक्ट को आप लेके आए हो, तो वो सभी के लिए समान होना चाहिए, ना कि एक खास तबके के लिए। क्योंकि वो आपकी नीति को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी असलियत बाहर ला रहे हैं, इसलिए आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो। आधी रात को 75 छात्रों पे एफआईआर कर दी आपने। हालांकि मेन स्ट्रीम की मीडिया तो चुप है, और आपके वहां की रीजनल मीडिया जो गुजरात की है
वो भी इस मामले में बात नहीं कर रही है कि आप छात्रों की आवाज क्यों दबा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों तस्वीर आपको देखनी चाहिए। एक वो तस्वीर है जहां पे छात्र मीटिंग कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। एक वो तस्वीर है जहां पे गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष की रैली चल रही है। गुजरात में आंदोलन की शुरुआत हुई है जस्टिस LRD मेल, फिर LRD मेल यानी कि लोक रक्षक दल के जो लोग हैं वो लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि जिस तरह से आपने महिलाओं की सीटों में बढ़ोतरी की सुपर न्यूमेरिक सिस्टम के तहत, उसी तरह से आपने पुरुष उम्मीदवारों की सीटों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की। और यही वो कारण है कि जो LRD का आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था वो आज पूरे देश में फैल चुका है। और यही आंदोलन हुए जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB पूरी तरह से घिर गई और उनको कहना पड़े कि हम एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं। जब इस देश में JEE और नीट की एग्जाम पूरी सफलता से हो रही है तो क्यों फिर गुजरात सरकार पूरी खामोशी के साथ ये सब देख रही है, जबकि उनको सिर्फ यही मांग रखी जा रही है कि आप तारीखों का ऐलान क्यों नहीं करते हैं, क्यों आप नई परीक्षा के तारीखों का ऐलान करने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है आपको एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की पूरी तस्वीर समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2,14,688 पदों की जो भर्ती निकली थी उसमें 3,14,00,000 फॉर्म भरे गए थे और भारत सरकार को जो इनकम हुई थी वो हुई थी 1,025 करोड़, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने से हुई। तो बात उल्टी हो गई, जहां लोगों को नौकरी देके उनको कमाना चाहिए था वहां सरकार ने पहले ही कमा लिया 1,025 करोड़। ठीक वैसी ही तस्वीर गुजरात में भी है। हर राज्य में अनुमम यही तस्वीर है, लेकिन हम गुजरात का आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि वहां से शुरुआत हुई है छात्र आंदोलन की। आज से ठीक 4 महीने पहले LRD के लोग गांधीनगर में गए थे और उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। उसी वक्त यह आंदोलन पूरी तरह से धीरे धीरे गुजरात में और फिर अब पूरे देश में फैल चुका है। तो गुजरात में जो अलग अलग भर्तियां हुई हैं वहां से गवर्नमेंट को 100 करोड़ का फायदा हुआ है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, उड़ीसा, कर्नाटका, हर क्षेत्र में मौजूदन यही स्थिति है। लेकिन इससे आगे भी कुछ और तस्वीरें हैं, वो आपको समझनी पड़ेगी कि गुजरात सरकार ने अभी ये नोटिफिकेशन दिया है कि हम 20,000 नौकरियां तत्काल प्रभाव से देने जा रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि 40,000 पद पहले ही खाली पड़े हैं। जो परीक्षाओं का ऐलान आपने किया है, जो परीक्षा आप ले चुके हो या फिर जिनको नियुक्ति पत्र देना बाकी है, ऐसी 40,000 सीटें खाली पड़ी है, तो फिर आप 20,000 पदों की नियुक्ति करके क्या साबित करोगे? क्या इसको इस चीज से जोड़ा जाए क्योंकि उपचुनाव आ रहे गुजरात में और उपचुनाव के तहत आप चाहते नहीं हो कि किसी भी तरह का आंदोलन हो, किसी भी तरह से विरोधाभास की स्थिति पैदा हो, इससे पहले ही उनको दबा दीजिए। बात इस देश के किसान की, इस देश की आन बान शान, जिसके भरोसे इस देश की GDP फिलहाल प्लस में चल रही है, यानी कि एकमात्र ऐसा सेक्टर जहां GDP अच्छी है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन स्थिति ये है दोस्तों कि ना तो ये सरकार और ना ही पिछली सरकार ने किसानों पे कभी ध्यान दिया है। इस देश में 30% ही किसान ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों से या फिर उनकी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, बाकी 70% किसान अपनी आजीविका खुद चला रहे हैं। सरकार उन तक पहुंच ही नहीं पाती है और इसके लिए आप इस सरकार पे पूरा ठिकाना नहीं फोड़ सकते हो, क्योंकि जो सरकारें निकल गई हैं अपना काम करके वो भी इसके लिए इतनी ही जिम्मेदार है जितनी ये सरकार जिम्मेदार है। आंकड़ा ये है कि भारत में प्रतिदिन 382 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यही सरकार का आंकड़ा है जो अभी फिलहाल बाहर आया है। उसमें 116 वो लोग हैं, या तो वो किसान हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर है जो फिर खेती में काम कर रहे हैं। 116 वो लोग हैं जो किसान हैं या फिर मजदूर हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं। मसलन ये आप समझना चाहेंगे कि एक साल में भारत में 42,480 किसानों ने आत्महत्या कर ली 2019 में। ना तो तभी लॉकडाउन था और ना ही तभी कोरोना था, 2019 की बात है। तो 2020 का जो आंकड़ा आएगा वो तो शायद इससे भी भयानक होगा, क्योंकि 2019 में कोरोना था ही नहीं। आप इस चीज को समझिए कि एक महीने में 3,490 किसान आत्महत्या कर रहे थे 2019 में, और अगर एक दिन का पकड़ोगे तो 116 किसान या मजदूर आत्महत्या कर रहे थे 2019 में। लेकिन मुझे लग रहा है 2018 का भी आंकड़ा जान लीजिए आप कि उस वक्त स्थिति क्या थी, 2017 में स्थिति क्या थी। 2017 में भारत में 1,29,890 लोगों ने आत्महत्या की थी। 2018 में भारत में कुल आत्महत्या जो पूरा आंकड़ा है वो था 1,34,516 और 2019 में है वो थोड़ा बढ़ के 1,39,123।
यानी कि आत्महत्या के मामले में हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं। लोगों तक ये सरकार पहुंचने में नाकामयाब साबित हो रही है और इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, SBI है, LIC है, BSNL है, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। इसका बड़ा कारण ये हो सकता है, आपकी स्क्रीन पे SBI ने 30,000 लोगों को निकालने का फैसला किया है, LIC ने 80,000 एम्प्लॉयज को निकालने का फैसला किया है, BSNL ने 50,000 लोगों को निकालने का फैसला किया है। ये वो लोग हैं जो उस आंकड़े में शामिल होते हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, तो वो ये लोग हैं। इस देश में 2 तरह की नौकरियां होती है, एक होती है संगठित क्षेत्र में, एक होती है असंगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे आपका PF करता है, आपको चेक के माध्यम से सैलरी प्राप्त होती है, और जो असंगठित क्षेत्र है जहां पे कैश में सैलरी प्राप्त होती है। तो जो 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं वो संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े है ही नहीं। अगर वो आंकड़े आ जाएंगे तो मेरा यकीन मानिए 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी नौकरियां तबाह हो चुकी है। लेकिन फिर भी देश के लिए शायद बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है, बड़ा मुद्दा कुछ और ही है। GDP की कुछ बात कर लेते हैं। मौजूदा स्थिति में GDP -23.9%। अगर आप इसको सेक्टर के वाइज समझना चाहेंगे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ -51.4, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ -39.4, माइनिंग सेक्टर ग्रोथ -41.3, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रोथ -47.4, एग्रीकल्चर, एकमात्र एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान है, उनका जो सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है प्लस में, उनका है 3.4। लेकिन एक ये भी हकीकत है कि इस देश की सरकारों ने कभी किसानों पे ध्यान दिया ही नहीं है, और शायद यही स्थिति है कि किसान अपनी आजीविका खुद पालने पे मजबूर हो रहे हैं। लेकिन GDP का ये पूरा ठिकरा कोरोना पे फोड़ना कतई ठीक नहीं रहेगा, और उसके लिए जो आंकड़े हैं, क्योंकि GDP 2018 के लास्ट क्वार्टर में 8.2% थी, या फिर 2018 में आप अनुमान देखेंगे तो 8.2% हमारी GDP थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन 2019 के पहले क्वार्टर में GDP तबाह होनी स्टार्ट हो चुकी थी। 2019 में जनवरी, फरवरी, मार्च में 5.7 थी, 2019 में अप्रैल, मई और जून में 5.2 थी, 2019 के जुलाई, अगस्त, सितंबर में 4.4 थी, 2019 के लास्ट क्वार्टर में जब ना कोरोना था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में केवल 4.1 थी। 2018 में कितनी थी? 8.2। 2019 खत्म हुआ तो कितनी हुई? 4.1। तब भी कोरोना नहीं था। 2020 का पहला क्वार्टर पकड़ लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3.3 और नीचे आ गए। फिर कोरोना ने दस्तक दी और GDP तबाह। तो आप इस सभी चीजों के लिए किसको जिम्मेदार मानोगे? नोटबंदी और GST। क्योंकि GST जब से लागू हुआ है इस देश का बड़ा तबक्का पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिर चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, उनको काम करने की फ्रीडम ही नहीं मिल पा रही है। और मुझे लगता है इसीलिए आज ये स्थिति हो गई है कि हर राज्य के लोग सिर्फ एक ही मांग रख रहे हैं कि बेरोजगारों को न्याय दीजिए। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है दोस्तों कि ना तो ये सरकार और ना ही पिछली सरकार असली मुद्दों पे कभी चर्चा करती है। इलेक्शन में चर्चा ये होती है कि हम क्या करेंगे, इलेक्शन में ये चर्चा कभी नहीं होती है कि हमने क्या किया। आप बताइए, 5 साल से 6 साल से केंद्र में एक ऐसे शख्स की सरकार है जिस पे भारत की तस्वीर बदलने का जिम्मा था, और निजी तौर पे मैं आज भी मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री को देखता हूं। लेकिन किसी की आशा और आकांक्षाओं पे खरा उतरना, जब आप पे इतनी बड़ी आशाओं के साथ लोग जुड़े हुए हैं कि आप तस्वीर को बदल देंगे, आपने तस्वीर तो बदली, लेकिन तस्वीर बदलते बदलते इतनी भयानक हो गई कि आज उस मुद्दे पे बात करने के लिए भी आपका एक भी मौजूदा नुमाइंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है कि मौजूदा स्थिति एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये सब स्थिति है, लेकिन उनको जान लेना चाहिए कि 2018, फिर 2019 और फिर 2020 GDP तबाह 2018 लास्ट, 2019 के पहले क्वार्टर में हो चुकी थी। चलिए, तो आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।